आपको जब देखती है तो दो तीन चीजें कैच होती है। एक तो आपका साड़ी वाला लुक, एक आपकी टैटूज जो है, एक आपका ये बिंदी और ये कल्चर जो एक नॉर्मल, मैं जैसे ही आज की एज में एरा में देखता हूँ तो ना ये बहुत चीजें अब गायब होती जा रही हैं। हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? सी, आप कहीं भी कुछ भी करें ना, आपके बीच में ना कॉन्वर्सेशंस होनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द प्राइमरी थिंग ऑफ एवरी रिलेशनशिप। एंड आई ऑलवेज से कि बाहर वाले क्या कहेंगे आपको उससे फ़र्क नहीं होना चाहिए। अभी लिव इन लीगल नहीं है इंडिया में, मतलब आप रह सकते हैं, लाइक इफ यू आर अबव 21 तो आप अगर कहीं भी लड़का लड़की रह रहे हैं तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। फिर हमने रेड मारी और जो हमने रेड मारी, the way the transaction was happening, you would be surprised to know was happening through Arthis every day. कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो इतना भी नहीं है कि 500 रुपए एक वकील की फीस दे पाए, लेकिन उसे केस लड़ना है अपना, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो कैसे लड़ सकता है 0 रुपए में? तो वो सरकारी वकील हायर कर सकता है। हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, कोर्ट उन्हें सरकारी वकील देता है। द क्विकेस्ट वे टू वेयर अ साड़ी एंड माइन वाज 27 सेकंड्स। मैंने 27 सेकंड में साड़ी पहन ली थी। So that is आपकी साड़ी में कोई हेल्प नहीं करता? नहीं, not at all. कॉलेज टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ 7 सेकंड 14 सेकंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप किसी को घूर के देख रहे हो तो वो लड़की आप पे केस कर सकती है। डाइवोर्स के केसेस भी बहुत आ रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हो? मतलब डाइवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया? लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है आजकल। एक बारी ऐसी दिवाली पार्टी थी तो मैं क्लब में साड़ी पहन गई, तो वहां पे हुआ कि ओके साड़ी सूट्स यू, हु इज दैट गर्ल इन अ साड़ी। अगर बीवी कह देती है ना करवा चौथ पे कि साड़ी पहननी है, तो काम से जल्दी हाफ डे लेके आना पड़ता है कि भाई करवा चौथ पे साड़ी बनानी है बीवी को। आपको नहीं लगता कोर्ट्स की लैंग्वेज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट को भी समझ में आए, उस बंदे को समझ में आए कि चल क्या रहा है ये पूरा? आपको पता नहीं होगा कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड क्या पहन के घर से निकला है। हेलो नमस्कार, वेलकम, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। भारत एक्सप्रेस की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे स्पेशल गेस्ट होंगी एडवोकेट सुरभि कपूर। एडवोकेट सुरभि कपूर के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि हमारी जिंदगी में कानून और संविधान की कितनी अहमियत है, और हाल ही में हमने संविधान दिवस भी मनाया। कानून आपके सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक और सोते रहने के बीच उठने के प्रोसेस तक कानून कैसे फॉलो होता है, ये आप आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है। और वो भी तब जब आप देख रहे हैं कि कितनी बात, कितनी चर्चा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जगह आप देखते हैं, अपने यार दोस्तों से सुनते हैं अलग अलग केसेस के बारे में। आज हम इस जस्टिस सिस्टम की रियलिटी के बारे में बात करेंगे और बात होगी बहुत सारी ऐसी जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। हार्दिक शुक्रिया। सबसे पहले तो जब आपके बारे में मैं देख रहा था, आपकी प्रोफाइल देखता हूं, तो एक एडवोकेट और लॉयर की जो इमेज हमारे यहाँ होती है, मैं जिनसे भी मिला हूं, इवन मैं कहूं, तो मैंने देखा है कि वो एक ब्लैक कोट में होते हैं, और नॉर्मल मैंने वैसे ही एक एडवोकेट को देखा है जब भी मैं कहीं देखता हूं। आपकी जब प्रोफाइल में देख रहा था तो मुझे सारी पिक्चर्स, मोस्ट ऑफ पिक्चर्स आपकी एक तो साड़ी में दिखी, और आपकी जो इंस्टा आईडी है वो भी लॉयर इन साड़ी। ये कॉन्सेप्ट कैसे, कुछ खास वजह इसकी? नहीं, इट जस्ट हैपेंड। मेरा प्रोफाइल पे नाम सुरभि कपूर ही था, और हम एक पार्टी में खड़े थे और ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था कि आजकल लोग साड़ी नहीं पहनते हैं, साड़ी के साथ लोगों का धीरे धीरे जो कनेक्ट है वो छूटता जा रहा है, और आप हमेशा साड़ी पहनती हैं, यहाँ तक कि आप पार्टीज़ में हैं, आप क्लब जा रहे हैं, आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं। सो साड़ी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो वन ऑफ माई फ्रेंड ओनली टोल्ड मी कि आपको अपना नाम चेंज करके सुरभि कपूर की जगह क्यों ना ऐसे कर लो आप कि लॉयर इन साड़ी हो जाए। So I said this is a very interesting idea, and thinking about it, I came back home, and next morning I just changed the name to Lawyer in Sari. और मुझे नहीं पता था कि people would be loving it like anything. It's hardly 6-7 months अभी कि मैंने ये नाम चेंज किया है। अदरवाइज इट वॉज सुरभि कपूर, और मैं कभी किसी को बताती भी नहीं थी, बिकॉज आई ऑलवेज कीप माई लॉ एंड सोशल मीडिया वेरी डिफरेंटली। एंड सोशल मीडिया पे लॉ के बारे में तब से चर्चा होने लगी जब से मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया। Okay. तो
अब जब वो मैंने नाम रखा, सो एवरीबडी वॉज लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल नेम, अब तो नाम ही बताता है, हमें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है. एंड स्लोली एंड मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टडली इट बिकेम अ टाइटल फॉर मी. नाउ एनीवेयर आई गो पीपल से लॉयर इन अ साड़ी. तो आपको साड़ी कैसे, मतलब अपनी मदर को देखकर एडमायर होती थी, फैसिनेट करती थी साड़ी? साड़ी का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से भी एक चर्चा सोशल मीडिया पे मैंने देखी शुरू हुई, जैसे लड़कियों के बारे में बात होती है कि बहुत साड़ी पसंद करती हैं, बहुत सूट, बहुत ड्रेस, तो इन सब को लेकर के एक लंबी बहस छिड़ती रहती है. अक्सर मैंने देखा है क्लब्स वगैरह में जा रही है तो वो ऐसे जाना है, घर में भी इवन पेरेंट्स बोलते हैं लड़कियों को. आज भी बहुत सी, मैं 2 टियर 3 टियर सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पेरेंट्स का अभी भी प्रेशर होता है कि नहीं ये नहीं पहनना है, ऐसे पहनना है, पापा देख लेंगे इसलिए ये नहीं, घर से बाहर जाकर कैब में मैं चेंज कर लूँगी. तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे इसको कैसे देख रहे हैं आप, जब आपने अपने पे साड़ी का फंडा अपनाया? सो एवरी एज हैज इट्स ओन फ्रीडम टू एंजॉय. तो जब तक आप 20 से 30 की उम्र में होते हैं तो मैं कहूँगी मैंने बहुत मस्ती की, बहुत अय्याशी की है, एक तरह से हम कह सकते हैं. आई डोंट नो इज इट राइट टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया और नॉट, बट मैंने बहुत हरफन मौला ज़िंदगी जी है. और उस समय तक टिल द टाइम आई रीच्ड लेट 29 एंड लेटर एज ऑफ माइंड दैट इज़ 20s में पहुंच के जब मैं 29 की एज पे आई डिसाइडेड कि मुझे अपना लॉ फॉर्म चाहिए और आई कैन नॉट वर्क फॉर एनीबडी एल्स एंड आई वॉन्ट माई ओन थिंग टू बी देयर. सो ड्रेसिंग सेंस हैज़ अ बिगर रोल टू प्ले. और उस उम्र तक आते आते मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एज ए स्पीकर जाना शुरू कर दिया था. तो यूजुअली वहाँ पे ये होता है कि सभी लोग पैंट और कोट में आ रहे हैं, और अगर आप भारतीय नारी हैं तो अगर आप साड़ी पहन के कहीं भी जाते हैं सो दैट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टैंड एंड अ विजन टू लुक एट. और अगर आप साड़ी पहन के कहीं भी खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो लोग आपको बहुत ही एक सराहने वाली नज़र से देखते हैं. तो वो थोड़ा सा चेंज आया. उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की. फिर कभी कभी हुआ कि चलो ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं तो आप किसी इवेंट में हैं, आपने साड़ी पहन के जाना शुरू किया. एंड माई सीनियर्स स्टार्टेड सेइंग मी साड़ी सूट्स यू, साड़ी सूट्स यू. एक बार ऐसी दिवाली पार्टी थी तो मैं क्लब में साड़ी पहन गई. तो वहाँ पे हुआ कि ओके साड़ी सूट्स यू, हु इज़ दैट गर्ल इन अ साड़ी. बिकॉज लोग आज भी अगर कहीं भी कुछ फंक्शन होता है तो पीपल प्रेफर टू वेयर वेस्टर्न, या फिर आप इंडियन अटायर को भी थोड़ा सा वेस्टर्न टच दे के आप उसको पहनना पसंद करते हैं. और जैसा कि मेरे दोस्त बोलते हैं कि you have that nag to carry that 6 yards in a proper way. You carry it in a way कि जहाँ से वो प्रॉपर इंडियन भी है, जहाँ पे बोल्ड भी है, and you look glamorous also. So that praisings and that confidence slowly and steadily started building up. And I finally realized with the passage of time कि साड़ी is a thing which can make you stand out. जहाँ पे 100 बकरियां चल रही हैं, अगर उसमें से एक बीच में शेर खड़ा है तो उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं खड़ा हूँ, वो दिख ही जाएगा बिकॉज वो शेर है. सो दैट वे देर आर मैनी पीपल इन अ सोसाइटी who go out, who wear, there are many lawyers who also walk, talk. मतलब अटेंशन सीकर वाला वर्ड में यूज कर सकता हूँ, कह सकते हैं. सो आप अटेंशन सीकर कहेंगे तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज अटेंशन सीक करने के लिए तो लोग वैसे भी बहुत मेहनत करते हैं. मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ती है, इट्स बाय डिफॉल्ट आ जाती है. अब जैसे क्या है ना, आपको जब देखती है तो 2-3 चीजें कैच होती है. एक तो आपका साड़ी वाला लुक, एक आपकी टैटूज जो है, एक आपका कह सकते हैं मतलब ये बिंदी और ये कल्चर जो एक नॉर्मल, मैं जैसे ही आज की एज में एरा में देखता हूँ तो ना ये बहुत चीजें अब गायब होती जा रही हैं. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट आई सेड कि देन स्लोली एंड स्टेडली आई रियलाइज कि वेस्टर्न तो सभी पहन रहे हैं. और आप जब इंडियन पहन के जाते हैं तो जहाँ लोगों को पहन के साड़ी, जहाँ पे उनके हस्बैंड्स उनकी मदद कर रहे हैं. मैं पार्टीज में जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं यार प्लेट्स बनाते बनाते रात हो गई. अगर बीवी कह देती है ना करवा चौथ पे कि साड़ी पहननी है तो काम से जल्दी हाफ डे लेके आना पड़ता है कि भाई करवा चौथ पे साड़ी बनानी है बीवी को. एंड आई रिसेंटली देयर वाज अ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय तनायरा. उन्होंने अभी शायद किसी उसमें शायद नवरात्रों का कुछ उन्होंने इवेंट किया था एंड दे केप्ट सम फंक्शन.
और उसमें उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, द क्विकेस्ट वे टू वेयर अ साड़ी, एंड माइन वाज 27 सेकेंड्स. मैंने 27 सेकंड में साड़ी पहन ली थी. सो दैट इज द आपकी साड़ी में कोई हेल्प नहीं करता? नहीं, नॉट एट ऑल. Okay. मैं सुबह 10 मिनट में कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अटेंशन सीकर वाली एक बात आई बहुत. जैसे मैंने क्या सुना था, जब कॉलेज टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ, 7 सेकंड 14 सेकंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप किसी को घूर के देख रहे हो तो वो लड़की आप पे केस कर सकती है. और ये कॉन्सेप्ट जब कॉलेज टाइम पे पता लग गया तो लड़कों में एक डर सा फैल गया. क्या ये भी ऐसा भी कुछ होता है? उसको लेके मजाक भी बहुत बनता था. क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, आप अगर किसी को निहार रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उससे मतलब आपके ऊपर केस हो सकता है. बट अगर आप निहारते हुए उसे कुछ एक्शंस कर रहे हैं, जैसे कि आप आंखों ही आंखों से उसे कुछ ईव टीजिंग कर रहे हैं, या आप कुछ मूवमेंट्स ऐसे दिखा रहे हैं, या कुछ नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, तब उस लड़की के पास राइट है कि वो पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करा सकती है. बट अगर नॉर्मली आप किसी को देख रहे हैं, आप सड़क पे इतने सारे लोग जा रहे हैं, कई बार हम भी देखते हैं किसी को और हमें कोई अच्छा लगता है तो हम तारीफ कर देते हैं. और ये प्रूफ कैसे होगा अगर लड़की ने झूठी कंप्लेन किसी के खिलाफ लिखा दी? अब ओनस तो लड़की के ऊपर ही है, मतलब बिकॉज ऐसा कोई आपके पास कोई पॉइंट तो है नहीं, आपने कोई रिकॉर्डिंग तो की नहीं है. बट कई बारी जब जैसे आप ग्रुप में खड़े हैं और सामने कोई ग्रुप में या कोई एक लड़का जा रहा है, अब लड़का आपको ऐसे ऐसे देखता जा रहा है और ऐसे ऐसे कर दिया गर्दन से, या फिर आपको ऐसे ऐसे कर दिया, या फिर आपको ऐसे कर दिया, मतलब कुछ भी some sort of actions if he is trying to make from his facial expressions, so that can be a reason to file an FIR. Otherwise ऐसा किसी को देखना, किसी की तारीफ करना, किसी को सराहना गलत नहीं है. तो अभी तक की आपकी जर्नी में कोई ऐसा केस हो जो सबसे टफेस्ट भी हो, कूलेस्ट भी हो, आपको लड़के मजा भी आया हो और आपको लगा हो कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट ये मेरा केस मेमोरेबल केस हो गया है? So we usually don't disclose the name of our clients, but I'll say it was against one of the liquor companies, which is a very well-known face in the society. And हमने उसके लिए काफ़ी मेहनत की. पहली बात तो हमें उनके जो अपोजिशन में था, जिसके लिए वो फाइट कर रहे थे, वो कच्ची दारू बनाते थे. Okay. और कच्ची दारू कहाँ बनती थी, हमें सिर्फ ऐसे पता था कि फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर, मतलब हरियाणा बॉर्डर और आपका दिल्ली बॉर्डर क्रॉस होता है रोज ट्रांजैक्शन में. बट कैसे होता है ये हमें पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसके आसपास हमें कोई भी जगह नहीं मिल पा रही थी कि वेयर एग्जैक्टली दिस इज़ हैपनिंग. उस चक्कर में हमने काफ़ी मतलब मेहनत की. वी टुक द हेल्प ऑफ द लोकल्स, मतलब पुलिस वाला, डीएम को भी इन्वॉल्व किया. देन फाइनली वी गॉट सम लाइक हिंट्स, और फिर हमने रेड मारी. और जो हमने रेड मारी, the way the transaction was happening, you would be surprised to know was happening through Arthis every day. तो उस केस में हमने काफ़ी मतलब फ़न किया कि हाउ टू द व्हाट लेवल पीपल कैन गो. आप किस तरह से अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप इस चीज़ को कि हम जो छोटी छोटी दारू की पन्नियाँ होती हैं ना, कच्ची दारू जिसे हम कहते हैं, वो आप प्रॉपर अर्थी पे लिटाते हैं, छोटे छोटे पैक्स बनाते हैं, लोग उसे अपनी बॉडी पे लगा के आप वॉक करते हैं, आप जैसे धुआं लेके चलते हैं वो पोटली के, मतलब उसके जो आपकी जस्ट लाइक अ ड्रामा, पूरा प्रॉपर ड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग. दीज पीपल यूज टू डू ऑलमोस्ट लाइक 3 times in a week. और बाकी उनके पास कुछ और तरीके थे जिस तरीके से वो अपनी दारू सप्लाई करते थे. और उन्होंने पूरा एक स्लम एरिया था, मतलब हमारा जैसे ही बॉर्डर के पास, जहाँ पे ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता था कि हमने कूड़ा घर है, उसके ऊपर यहाँ तक कि कई बारी क्रेन्स और आपके जो ट्रैक्टर होते हैं कूड़े वाले वो खड़े होते थे, और उसके नीचे उन्होंने पूरा अपना एक सप्लाई चेन बनाया हुआ था. फिर उसमें आगे क्या हुआ आपके पास? देन वी टुक अ रेड. फिर हमने रेड मारी. हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि द ट्रांजैक्शन हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. उसके बाद हमने कहा ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं है क्योंकि नाका लगा हुआ है, मतलब कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता है. देन वी रियलाइज, वी सॉ द लाइक, हमने सीसीटीवी देखा तो देखा कि एक अर्थी गई है. सो वी फॉलोड अप दैट कि शायद ये हो सकती है, मतलब इससे कुछ हमें हिंट मिल जाए कि माइट बी दिस इज़ अ वे टू मतलब हमें जैसे होता है ना कि आपको बहकाने के लिए कि हम इसको फॉलो करें या उसको फॉलो करें, और इस तरह से. सो वन ऑफ द टीम फॉलोड देम. देन दे वेंट टू सम स्लम एरिया और वहाँ पे जाके एकदम गायब हो गई. जबकि फिर एक बंदे ने उधर लोकल ने बोला कि साहब यहाँ पे तो कोई शमशान घाट ही नहीं है. अब ये आपका, आपने खुद गए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये फील्ड जिसमें आप हो,
लड़कियों के लिए कितनी चैलेंजिंग है? मतलब अब आप खुद कह रहे हो आपने रेड मारी, आप गए दिन रात, तो उसमें देखना ही नहीं है कुछ कब कहाँ क्या हो रहा है, आपको पूरा कैच करना है। लड़कियों के लिए फील्ड, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी इस फील्ड में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं और उनको बहुत फैसिनेट कर रही है ये फील्ड। सी चैलेंजिंग तो है, आई वोंट से इट इज़ नॉट चैलेंजिंग, चैलेंजिंग है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चैलेंज स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन इफ़ यू कम इन टू द लिटिगेशन प्रैक्टिस। अगर आप वकालत करने के बाद कॉर्पोरेट में जाते हो एंड यू चूज टू बी ऑन अ डेस्क जॉब, जैसे कि आपकी बहुत सारी आईटी फर्म्स हैं, बहुत सारे आपके पब्लिक सेक्टर हैं जहाँ पे आपकी बैक एंड टीम्स होती हैं जो कि लीगल वर्क काम करती हैं। एक वो वाला काम होता है कि आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, डेस्क जॉब पे है, वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। सो वहाँ पे यू कैन ईजिली अर्न 60,000 to 70,000 पर मंथ फ्रॉम द इनिशियल एंड देन यू कैन मूव टू नवरत्नाज एंड देयर आर मेनी पब्लिक सेक्टर विच हायर्स एवरी ईयर। लीगल रिसर्चर की जॉब होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्लान करते हैं कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है और जज के सामने जाके मतलब आर्ग्यू करना है, जिसे कि हम लिटिगेशन कहते हैं, तो अगर वो करना है तो उसको सीखने के लिए या तो आप क्या कर सकते हो कि किसी लॉ फॉर्म को ज्वाइन कर लो। अगर आप जितनी बड़ी लॉ फॉर्म को ज्वाइन करते हो उतनी लंबी आपकी हायरार्की है, ठीक है। तो आप इंटर्न बनते बनते से आप जूनियर एसोसिएट बनने में ही पूरा 1 साल भी निकाल सकते हो और 2 साल भी निकाल सकते हो। ये आपके काम के ऊपर है कि हाउ गुड यू आर एट योर वर्क, ठीक है। अगर आपने छोटी लॉ फॉर्म ज्वाइन की तो आप वहाँ का जो 1 साल का सफ़र है वो आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो सकता है 3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। बट आपको वो छोटी लॉ फॉर्म इस बेसिस पे डिसाइड करनी पड़ेगी कि आर यू रियली गेटिंग दैट किक आउट ऑफ योर वर्क जब आप उस लॉ फॉर्म में काम मतलब कर मैं रहे हैं। ये जानना चाह रहा था कि जैसे एक तो वकीलों के ऊपर होता है ना, लोग बहुत डरते हैं कि यार कितने पैसे ले लेंगे, बहुत पैसे खाते हैं, जानबूझ की तारीख आगे बढ़ाते हैं कि उन्हें पैसा मिलता रहे। मतलब मैं आपको एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ जो सोसाइटी में बना हुआ है। आपको नहीं लगता कि वकीलों की एक सैलरी टाइप होना चाहिए, फिक्स सैलरी टाइप होना चाहिए, ये इतना लेगा, या फिर एक ऐसा रूल होना चाहिए कि इसकी इतनी फीस हो सकती है, इतनी ही फीस होगी? तो ऐसा ही पता है रहे यूजुअली। आप अगर देखेंगे कि जो जितना अच्छा मार्केट में नाम कमा के लॉयर खड़ा होता है उससे नहीं फर्क पड़ता कि आपकी 10 साल की प्रैक्टिस है या 20 साल की प्रैक्टिस है। कई बारी 20 साल की प्रैक्टिस वाले भी ऐसे लॉयर्स होते हैं जो गेट के बाहर ही रोज खड़े होके कहते हैं आइए मैडम कुछ काम है, केस करा लीजिए, केस करा लीजिए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 3-4 साल की प्रैक्टिस में इतना अच्छा काम कर लेते हैं कि दे हैव गुड क्लाइंट्स कमिंग टू देम। तो वो आपके मार्केट में जो नेम एंड फेम है, द वर्ड ऑफ माउथ से आपकी फीस डिसाइड होती है। आपकी फीस इससे डिसाइड नहीं होती है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। इसीलिए हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस कर रहा है। और चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगी, और हम इसलिए सैलरी नहीं डिसाइड कर सकते हैं बिकॉज आपको कैसे पता है कि आपके पास कौन सा क्लाइंट आने वाला है। अगर सपोज आपके पास एक रिक्शा चलाने वाला आ गया और वो अपने साथ के 10 और रिक्शा वालों को बता देता है और वो आके आपके पास 1 महीने में ले आए, तो अब सपोज उसकी हर महीने की आपने एक सैलरी बांध दी है कि 50,000। अब वो 50,000 तो जब वो बेचारा एक रिक्शे वाला आ रहा है तो 50,000 तो उसको वो रिक्शे वाले को बचाने में ही चले जाएंगे, तो वो कहाँ से कमाएगा? अब मुझे बताइए कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो इतना भी नहीं है कि 500 रुपए एक वकील की फीस दे पाए, लेकिन उसे केस लड़ना है अपना, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो कैसे लड़ सकता है 0 रुपए में? तो वो सरकारी वकील हायर कर सकता है। हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, कोर्ट उन्हें सरकारी वकील देता है। आपको लगता है इतना इजी है ये कि उससे सरकारी वकील मिल जाएगा? नहीं, वो ले सकता है? कहना मुझे लग रहा है बहुत इजी है, नहीं, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। नहीं, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, बट देखो थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी ना। आप जब आ रहे हैं, आजकल क्या होता है, लोग हमारे पास आते हैं ना तो खुद ही पहले एकदम शटल्ली मतलब पूरे तैयार होके आते हैं। मतलब व्हेन पीपल आर कमिंग टू फाइल द केस टू अस, आधी ग्राउंड चेक खुद से करके आते हैं। गूगल और आपके जो AI है या जेमिनी है और या जितने भी आपके टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव बताएंगे। हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है। सो व्हेन यू आर कमिंग टू द लॉयर, आपको उतना ही सत्य बोलना पड़ेगा जितना सत्य आपको डॉक्टर के आगे बोलना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि आप वकील से ये चीज़ छुपा लोगे या मैं इस चीज़ को ऐसे घुमा के दिखा दूंगा, सो देन यू आर द विक्टिम। आप ही को सफर करना पड़ेगा, हमें नहीं सफर करना पड़ेगा। So AI is also challenging for you? मतलब आपकी इस फील्ड के लिए? नहीं, लोग पहले ही तैयार करके आते हैं कि मैंने ये किया, अब उसमें वकील मुझसे क्या क्या मांगेगा, कोर्ट क्या करेगा, नहीं, वो और AI हमें आपको प्रॉपर समझाता है। ChatGPT बता ही देगा। नहीं, वो हमें ही समझाते हैं कि ये लॉज हैं
और आप ये लॉज लगा सकते हैं और आप इन पे काम कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आप कितनी फीस लेंगे, कि आधा काम तो मैं ही करके आ रहा हूँ। तो अगर आधा काम आप करके आ रहे हैं तो केस भी आप खुद ही फाइल कर दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज जो आप आधा काम करके आ रहे हैं वो आपके ठीक लिए है। आधा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब थोड़े से वैसे टॉपिक्स पर आते हैं जिनको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। अभी बीते दिनों लिव इन को लेकर के बहुत चर्चा हुई, अडल्ट्री को लेकर बहुत चर्चा हुई। इन पर मैं आपसे आपका टेक और लीगल टर्म्स में कैसे इसको एक आम आदमी कैसे इसको देखे वो जानना चाहूँगा। लिव इन को लेकर के बहुत बात होती है और नाउ इट इज़ लीगल बाय कोर्ट। तो लिव इन और जो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में, नाउ इवन इन स्मॉल सिटीज़ ऑल्सो, तो वहाँ भी अब ये कल्चर बहुत तेज़ी से स्टैब्लिश हो रहा है, लोग रह रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की जब लिव इन में रहते हैं तो लड़के को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और लड़की को भी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो अभी लिव इन लीगल नहीं है इंडिया में। मतलब आप रह सकते हैं, लाइक इफ यू आर अबव 21, तो आप अगर कहीं भी लड़का लड़की रह रहे हैं तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। बस ये एक सिस्टम है। और सिर्फ उत्तराखंड में दिस इज अ लॉ दैट इज बीन इंक्लूडेड इनटू द सिस्टम कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप जाके एफिडेविट बनवाएं, आप उससे स्टैंपिंग करवाएं और अपने पास रख सकते हैं कि वी बोथ आर लिविंग टुगेदर। तो सिर्फ अभी उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये लीगल है, बाकी स्टेट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ इट। ओके। दूसरा, जब आप लीगल मतलब लिव इन में रह रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर राइट्स हैं हस्बैंड वाइफ वाले, ठीक है। अब सपोज लड़का लड़की को ये कहे कि लिव इन में चला गया कि मैं आपसे शादी करूंगा कल को, सपोज, मतलब ही मेक्स अ प्रॉमिस दैट ही विल बी मैरिंग हर टुमारो, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिस कि लेट्स नो ईच अदर मच बेटर एंड वी आर मूविंग इनटू द लिव इन रिलेशनशिप। और ये उसने ओरली बोल दिया है, प्रॉमिस किया है ओरली। हाँ, मतलब इट्स अ प्रॉमिस बाय अ मैन टू अ वुमेन। तो कल को अगर वो मना करता है तो लड़की के पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट मतलब जाके पुलिस स्टेशन में FIR करा सकती बट है। हाउ शी विल प्रूव? उसने तो ओरली बोला है। प्रॉमिस तो किया है ना, इट्स अ प्रॉमिस। द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बाय अ मैन टू अ वुमेन इज इलीगल एंड शी हैज अ राइट दैट शी कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर हर राइट्स कि भाई इसने मेरे से प्रॉमिस किया था, अब ये मेरे से शादी नहीं कर रहा है और अब मुझे तो अपने पूरे अधिकार चाहिए। सो शी इज लायबल टू गेट ऑल द फैसिलिटीज एंड ऑल द राइट्स फ्रॉम द और वो गाय। फैसिलिटीज में क्या क्या होगा? सब कुछ। शी कैन आस्क फॉर द मेंटेनेंस, शी कैन फोर्स हिम। वो उस फॉल्स प्रॉमिस के चलते चलते वो और भी चार्जेस उसके ऊपर फ्रेम करा सकती और है। ये कोई टाइम पीरियड भी होता है कि 1 साल तक रहे हो, 1.5 साल तक रहे हो? नहीं, मतलब from the day one you moved in together, you are liable for all the charges. ओके। So this comes for the men part. अब हम अगर लड़की की बात करें कि सपोज लड़का और लड़की साथ में शिफ्ट हुए और अब कल को लड़की डिनाई कर देती है, so I always suggest and I always advise men, keep the chats, keep the conversations. हो सके तो आप जो भी लड़का और लड़की बात करते हैं उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड होना चाहिए। अब रिकॉर्ड अगर ऐसे करें कि आप लड़की से बात कर रहे हैं और आपने बटन दबाया ना, कॉल इज गेटिंग रिकॉर्डेड, जैसे कि आईफोन में होता है, तो ये एक क्राइम है। बट बाय डिफॉल्ट देयर आर सम फोन्स जहाँ पे ऑटोमेटिकली सबकी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, तो वो क्राइम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अगर आपने इंटेंशनली किसी बंदे की कॉल को रिकॉर्ड किया और आप उसे दिखाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में, तो वो तो क्राइम है, आप उसकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं। बट नॉर्मली देयर आर सम फोन्स जहाँ पे सारी कॉल्स ही रिकॉर्ड हो रही हैं, तो एक कॉल अगर आपकी गर्लफ्रेंड की भी रिकॉर्ड हो गई, आपकी तो वाइफ ये की भी रिकॉर्ड कॉल्स जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी या व्हाट्सएप चैट्स होंगे, ये कोर्ट में एज एन एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करेगा इसको? हाँ, बिकॉज अगर आप कहीं भी, जैसे सपोज आप अगर जाते हैं लड़के होके, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आप कहते हैं कि लड़की ने मेरे से प्रॉमिस किया था एंड नाउ शी इज ब्लैकमेलिंग मी, या मेरे को मतलब धमका रही है, या कि मैं तेरे पे चार्जेस लगा दूंगी मोलेस्टेशन के या फिर रेप के, या फिर तू मेरे से शादी कर जबरदस्ती एंड आई डोंट वांट टू मैरी। तो लड़का अगर कुछ भी स्क्रीनशॉट्स दिखाता है या कुछ भी प्रूफ्स वहाँ पे अपनी FIR के साथ अटैच करता है,
तो फाइनली व्हेन द केस गोज टू द कोर्ट रूम, तो जज आपसे वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में वो सेल फोन मांगेगा जहां से वो चैट शुरू हुई थी, जहां से आपने वो स्क्रीनशॉट्स लिए. सो दैट इज द प्राइमरी विटनेस. जो आपने कोर्ट में सबमिट किया, दैट इज अ सेकेंडरी एविडेंस. तो आपको वो प्राइमरी एविडेंस तो वो फोन ही होगा, जो आपकी व्हाट्सएप चैट होगी वो आपको कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी, एंड देन इट वुड बी वेरीफाइड. तो लड़के क्या करते हैं यूजुअली, आज ब्रेकअप हुआ, रात को दोस्तों के साथ बैठे, चैट डिलीट, नंबर डिलीट, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, एंड देन दारू पी के अगले दिन एवरीथिंग इज फ्रेश. एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स विच टुडेज जनरेशन डू. So if you want to escape yourself from any kind of drama which has to be created by a girl, so keep the proofs and evidences with you. ठीक है, मुझे लग रहा है लड़कों के लिए खासतौर पे ये बहुत सलाह भी है, सबक भी है. This is very much important because people take it in a very lighter way, but nowadays this kind of cases are majorly coming into the market. एक केसेस और आ रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस भी बहुत आ रहे हैं. इसको आप लोग कैसे देख रहे हो? मतलब डाइवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया? लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है आजकल, और कई लोग तो शादियां ही पूरी नपातोल मतलब सब मेजरमेंट्स करके प्लान करते हैं शादी, कि हमें मतलब ही इज हेवीली प्लान होके हो रहा है तब तो ये हो रहा है, अनप्लान्ड हो तो फिर क्या होगा? बिकॉज लोगों के अंदर आजकल पेशेंस नहीं है. पीपल डोंट वांट टू टॉक. आप घर जाते हैं तो लोग घर जाके अपने फोन में ही घुसे रहते हैं ना. सो वेयर आर द कॉन्वर्सेशंस? The conversations are missing, and you portray somebody else as an example for your relationship. Every relationship is very different. और ऊपर से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है. See, because of the social media, everybody scrolls. So everybody looks onto the other house. Okay. लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, झगड़े पहले भी होते थे, बट पहले दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है. अगर कोई ताज में खाना खाने गया है और आपने अगर ली मेरिडियन में खाना खा लिया, तो वो कंपैरिजन्स नहीं थे. नाउ पीपल आर अंडर द पीयर प्रेशर ऑफ सोसाइटी. जितने लवी डबी कप, इट इज अ पार्ट ऑफ इट, आई वुड से. And because when people don't talk, because half of the time you're giving it on the social media or any social platform, I would say, तो आप बात ही नहीं करते हैं. लगता है ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, आप बात नहीं करते हैं. कम्युनिकेशन इज द अनदर फैक्टर. द कम्युनिकेशन गैप हैज बिकम सो मच अमंग्स द पीपल. आप किसी से पूछें, जैसे सपोज आपको पता नहीं होगा कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड क्या पहन के घर से निकला है, बट आपको दूसरे ने क्या पहना है आपको पता होगा. एंड दिस इज अ वेरी हार्ड कोर रियलिटी. सो वेन यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे को समझते नहीं हो, बात नहीं करते हो, तो कहाँ से वो एक आपकी बॉन्डिंग बनेगी? द डे यू आर मैरिड, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हमें एक दूसरे को समझना है. लोगों की प्लानिंग ये होती है कि आज शादी के अगले दिन हमें सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना है. सो द प्रेशर इज ऑफ सोशल मीडिया rather than having a communication in yourself ki how are we looking forward to build our relation together now, because now we are married. So when this kind of small things are adding on, that becomes one day a bigger problem, and that creates. तो आपको क्या लगता है शादी के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, शादी से पहले भी इवन, क्योंकि फैमिली कोर्ट में तो आप देखते ही हो कितने सारे केसेस ऐसे जाते हैं. क्या आपको लगता है कि अभी शादी सीजन भी चल रहा है, बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हो, पर सेकंड देयर हैव बीन लाइक 15-16,000. तो क्या ध्यान रखना है? एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? सी, आप कहीं भी कुछ भी करें ना, आपके बीच में ना कॉन्वर्सेशंस होनी बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द प्राइमरी थिंग ऑफ एवरी रिलेशनशिप. एंड आई ऑलवेज से कि बाहर वाले क्या कहेंगे आपको उससे फ़र्क नहीं होना चाहिए. रादर आप दोनों में अगर कभी भी मनमुटाव होता है, आप दोनों बात करें. उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, रादर देन वर्किंग ऑन दोज फैक्टर, वर्क ऑन योरसेल्फ. If you have that open and a healthy conversation, things can every time work out. और जब भी आप शादी कर रहे हैं, प्लीज मेक योर थिंग्स वेरी क्लियर. मतलब आप शादी से पहले थोड़ा सा गलत या थोड़ा सा आपको इम्प्रैक्टिकल जरूर लगता है लोगों को कि आप वोकल होके बात कर रहे हैं, या लड़की
मुंह खोल के बात कर रही है और अपनी बातें सामने रख रही है, बट आपको अपनी बातें सामने रखनी चाहिए. मतलब आई वुड सजेस्ट एवरी गर्ल एंड अ बॉय टू बी वेरी वोकल व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट मैरिज बिफोर दे गेट मैरी. जैसे सपोज अगर लड़की को काम करना है तो लड़की बोले कि भाई मैं काम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. एग्जैक्टली. और यही चीज बहुत मिसिंग होती है, पता है. देर आर मेनी केसेस विच कम टू द कोर्ट जहाँ पे ये बोला जाता है कि पहले शादी से ये बोला गया था आप काम कर लेना, शादी के बाद देयर इज अ पीयर प्रेशर ऑफ डूइंग द चाइल्ड. आप बच्चा कर लिया तो वो आपके ऊपर अनदर पीयर प्रेशर आ जाता है कि उसको संभाले कौन. सो द कल्चर and the thing of your work is lost, and some families intentionally do it ki plan a child just to put the जंजीरें in the girl's foot. और ये मतलब मैं किसी फैमिली या किसी कल्चर या मैं किसी सोसाइटी के मतलब एक जाति या उससे मतलब नहीं कह रही हूँ. आई कुड सी इट इन अ वेरी हाई एंड सोसाइटी ऑल्सो. और मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो डाइवोर्सेस होते हैं ना, आज भी जो लोअर तबके के लोग हैं ना वो बहुत कम करते हैं. द मैक्सिमम ऑफ द डाइवोर्सेस एंड द फैमिली ड्रामा हैपन्स फ्रॉम द हाई एंड सोसाइटी ओनली. There are maximum cases which come to the courtroom are from the good people who are earning good, who are from the good families, but क्योंकि उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है, उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं क्यों, बस वहाँ पे ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं. और आप जब भी दो लोग बात करें हस्बैंड वाइफ, तो कीप योर इन लॉज, कीप योर पेरेंट्स आउट ऑफ दैट होल थिंग. बिकॉज जहाँ पे भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वहाँ पे ही चीज़ें टूट जाती हैं. फिर चाहे आप कितना भी फेविक्विक लगा लें, दरार तो रह ही जाती है. तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट से भी बच के रहें, वकीलों से भी बच के रहें. एग्जैक्टली. मैं यही बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी शुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन. ठीक है. हमारे पास जब मीडिएशन के लिए लोग आते हैं तो मैं कहती हूँ आप लीजिए 2 घंटे एक रूम में खुद रहिए. कब तक बात नहीं करेंगे, दीवारों से कब तक बात करेंगे ना. 2 लोगों को आपस में कभी तो बात करनी पड़ेगी. एंड व्हेन दीज 2 पीपल टॉक, आधी शादियां सुधर जाती हैं, पता है, कोर्ट रूम में. ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, नेक्स्ट. अभी तक हम इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर के बात करते ही थे, वो चल ही रहा था, धीरे धीरे लोग समझ ही पा रहे थे, उससे निकल ही रहे थे कि तब तक आ गया सेम सेक्स मैरिज. ओके. अब सेम सेक्स मैरिज, मैं एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ. मैं अपने विलेज गया था अभी लास्ट 1-2 महीने पहले. मतलब मेरा जो होम टाउन है, फिर एक मेरा विलेज भी है, मैं वहाँ गया था एक पूजा के लिए. तो वहाँ पर ऐसी बात चली, तो बात हुई कि अब तो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में लड़के लड़के शादी करें. लड़के एकदम से चौंके. ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा हो रहा है, अब तो कोर्ट तक मामला गया और लीगल. वो मतलब मजाक में निकाल दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. वो भी इस चीज को भी समझने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा कुछ होता भी होगा. तो वो मजाक में बात चली गई. सेम सेक्स मैरिज को लेकर के फिर अभी बीते दिनों एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का वीडियो वायरल हुआ. तो वो कहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज हो रही है, इसी वजह से दुनिया में भूकंप आ रहे हैं. और उसको लेकर के लोगों ने अलग अलग तरह से बात करना शुरू कर दिया. मुझे ये समझ में आया कि यार जो नहीं एजुकेटेड हैं, जो इतने लिटरेट नहीं हैं, वो भी नहीं इस चीज को समझ रहे हैं. और जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, समझ चुके हैं, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कोर्ट कैसे देखता है? कोर्ट ने इसे लीगलाइज तो नहीं किया है, बट हाँ उन्होंने बोल दिया है. मतलब व्हेन इट वाज फाइल्ड इन 2018 बाय नवतेज सिंह जोरावर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस चला था. तो 2018 में इट हैपेंड. उसके बाद कोर्ट ने ये परमिशन दे दिए कि जो भी सेम सेक्स के लोग हैं वो पीसफुली रह सकते हैं, उन्हें सारे राइट्स दिए जाएंगे, उन्हें कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. जैसे पहले ऐसा होता था कि अगर आप थर्ड ट्रांसजेंडर की बात करें तो उन्हें मंदिर में अलाउड नहीं है, या फिर कहीं पे ऑफिसेस में अलाउड नहीं है. देयर वर सर्टेन प्लेसेस, आई वुड से द कंप्लीट सोसाइटी वाज डिसबारिंग देम. अब उस तरह से जब ये चीज़ सामने आई तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भी कुछ राइट्स हैं और हमें भी ये चीज़ें अलाउड होनी चाहिए, इट शुड बी कंसिडर एज अ थर्ड जेंडर. तो कोर्ट ने इसकी परमिशन दी एंड नाउ दे आर अलाउड टू हैव द सेम सेक्स मैरिज. ठीक है. अब लोगों का जो उन जर्नलिस्ट ने, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने एक उस पर कमेंट दिया कि भूकंप इस वजह से आ रहा है. एक्चुअली
उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो कुछ और, मतलब जहां तक मैं समझ पाई हूँ वो कुछ और बताना चाह रहे थे। और उन्होंने भूकंप इसलिए कहा कि जो हमारी सोसाइटी में देयर हैव बीन द सर्टेन चेंजेस दैट आर हैपनिंग, देयर हैव बीन सर्टेन डिस्कनेक्ट्स दैट आर हैपनिंग इन दिस सोसाइटी, उथल पुथल जिसको हम लोग कह देते हैं हम कह normal। देते हैं, वो इस वजह से आ रही है। तो उन्होंने उसे भूकंप कहा। भूकंप तो एक्चुअली जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से होता है। बट एक्चुअली जो सोसाइटी में अनवांटेड चेंजेस आ रहे हैं एंड पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर लिबरल, मोर एंड मोर वोकल। आप कहीं भी देखते हैं, पहले हम अगर स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो पहले हमें ट्रांसजेंडर्स हार्डली दिखते थे। नाउ यू कुड सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसजेंडर भिखारी who are standing on the traffic lights and asking for the money। राइट। ठीक है, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल ट्रांसजेंडर्स हैं और कई आदमी हैं जो उसका रूप लेके आपसे पैसे ही नहीं मांगते हैं। रादर अगर आप उन्हें पैसे नहीं देते हैं तो वो आपको कर्स करते हैं, अब्यूज करते हैं, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कह पा रही हूँ, बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग एट वन ट्रैफिक लाइट and I denied paying him because I could very easily sense it कि he is not a transgender, rather it is a man who has taken and wore the साड़ी and all और पूरा लिपस्टिक ट्रेन्स लगा की के। कई वीडियोस वायरल हाँ, होते हैं। तो वो है, तो मैंने उसको मना कर दिया। एंड देन ही लाइक किक्ड ऑन माई लाइक विद द थंब, मतलब दिस फिस्ट, ही किक्ड ऑन माई कार एंड देन मुझे ऐसे 4 गालियां सुना के एंड देन ही पास्ड ऑफ। So this is also the culture happening, and there are many such examples which are coming up in the society. So could be that what he was planning, मतलब he was trying to portray that। मैं इसमें एक अपना सिनेरियो और हाँ। आपको ऐड कर देता हूँ। आपने तो चलो फेक की बात बताई, अभी जैसे हाल फिलहाल में शादियां चल रही हैं, तो मैं एक शादी में गया, सुबह तक आपको याद ही पता ही है कि अपने कल्चर में फेरे के बाद आपको ट्रांसजेंडर्स आते हैं और वो फिर बधाइयाँ दे करके और वो सब गा के पैसे लेकर के जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि शायद लॉ भी है कि अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो एक ट्रांसजेंडर उसमें था एंड वो स्टक हो गया कि मुझे 51,000 ही चाहिए। फैमिली वॉज नॉट इन कंडीशन कि वो 51,000 उनको दे पाए, लेकिन वो स्टक हो गया। और फिर वहाँ पे आपको पता ही क्या करते हैं, कैसे बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, बहुत सारे बुरा भला कह करके वो मामला सेटल हुआ बहुत मुश्किल से 21,000 पे। इस तरह की जो कुछ बदतमीजी कहेंगे मैं हम इसको, ये होता है, इसको भी कैसे मतलब कैसे ओवरकम करें। मतलब मैं एक जर्नलिस्ट होकर के ये सोच नहीं पा रहा था कि वहां मेरे साथ ऐसा तो मैं क्या करूंगा, मैं भी कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इन लोगों की जो स्ट्रेंथ है, इन लोगों की जो कनेक्टिविटी है, इन लोगों की जो मोनोपोली है, दैट्स रियली वेरी स्ट्रांग। So either you negotiate with them, talk to them very politely, and then bring them onto the very minimal pricing। मतलब जब ये शादी अगर या फिर आपके घर में जैसे कोई भी तीज त्योहार होता है तो यही तो एक कानून तरीका यहाँ हाथ है। खड़े कर देता है। नहीं, अगर ज्यादा बदतमीजी करें या फिर जैसे वो अगर आपको कुछ मोलेस्ट करने की कोशिश करे या फिर आपके साथ बदतमीजी करें, घर पे कुछ तोड़फोड़ करें, तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दैट इज मतलब यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन विद इट। बट उसके अलावा अगर जैसे वो सिर्फ एक अमाउंट पे ही टिक जाएं या अटक जाएं कि वी वांट दिस ओनली और हम इससे नीचे नहीं जाएंगे, सो यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट। मतलब दैट इज द बेस्ट। मतलब आप उनसे जितनी विनम्रता से बात करेंगे ना, उतनी इजीली आप उनसे चीजें करा पाएंगे, बिकॉज अदरवाइज दे आर टू रिजिड। यहाँ भी कम्युनिकेशन ही मैटर कर रहा है। हाँ, मतलब वही आप विनम्रता से ही उन्हें डील कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। हाँ, अगर आपको वो कुछ एक्सट्रीम्स पे जाके दे आर ट्राइंग टू हार्म यू, देन यू कैन ऑब्वियसली फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, तो सेम सेक्स मैरिज पे आते हैं। ये सोसाइटी के लिए ठीक है, और कोर्ट इसमें कैसे, फिर हस्बैंड कैसे चूज होगा, इसमें वाइफ कैसे चूज होगी, ये सारे सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछते रहते हैं कि अगर कभी डाइवोर्स हुआ तो एलिमनी किसको मिलेगी, कौन उसको लेगा, क्या होगा। इसमें भी व्हेन वी कम फॉर द सेम सेक्स मैरिज, you'll always see there are two humans of the same category, मतलब सेम सेक्स इन्वॉल्व इन द थिंग। जब आप उन लोगों को देखेंगे ना, तो उसमें से एक द वन पर्सन इज विद द फीमेल फेमिनिज्म इनटू इट, लाइक उसके फीमेल जैसे कैरेक्टर्स होंगे। जैसे सपोज अगर आप 2 गेस को देख रहे हैं, तो उसमें से जो एक गे होगा, ही वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड माचो,
एंड द वन वुड बी वेरी फेमिनिन काइंड. तो अगर कल को जैसे सपोज उनका डाइवोर्स होता भी है, तो द वन हु इज बीन कंसिडर एज अ फीमेल वुड बी लाइबल टू हैव ऑल द राइट्स ऑफ फीमेल. कोर्ट इसको अप्रूव कर दिया है कोर्ट ने? अभी तक तो वैसे मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है कि ये लोग कोर्ट में आके डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, बिकॉज ना ऐसा कभी अभी तक कोई केस आया है, ना आई हैव पर्सनली कम अक्रॉस सच थिंग. बट ये मुझे ऐसा लगता है कि इफ समथिंग लाइक दिस हैपन देन दिस वुड बी द सिनारियो. अदरवाइज आई ऑल्सो रियली डोंट हैव एन आइडिया, क्योंकि ये लोग कभी कोर्ट रूम तो आए नहीं हैं. मतलब ये अपने अधिकारों के लिए ज़रूर कोर्ट रूम आए हैं, बट उसके अलावा दे हैव नेवर अप्रोच द कोर्ट फॉर एनीथिंग कि डाइवोर्स ले रहे हैं या इन लोगों के ठीक साथ है. आपस में मार धाड़ हुई है. एडल्ट्री इज क्राइम इन इंडिया और नॉट? एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एनी मोर. कैसे इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? कैसे? सो अब एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एनी मोर, दैट इज तो अभी जब से हमारा नया 2023 का लॉ अमेंडमेंट हुए हैं तब से हो गया. बट एडल्ट्री इज स्टिल one of the grounds in the Hindu Marriage Act if you are seeking the divorce. अगर हस्बैंड वाइफ हैं और वाइफ हस्बैंड को पकड़ती है अडल्ट्री करते हुए, या हस्बैंड वाइफ को पकड़ लेता है, एंड इफ दे ब्रिंग वन ऑफ द ग्राउंड्स टू द कोर्ट, टू द फैमिली कोर्ट, कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, सो इट कैन बी कंसिडर एज द सॉलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट. बट अदरवाइज जो हम वैसे कहते थे कि आप एडल्ट्री कर रहे हैं या फिर यू आर अ पार्ट ऑफ एडल्ट्री, यू आर इन्वॉल्व इन एडल्ट्री, सो नाउ इट इज़ नॉट अ क्राइम एनी मोर. ठीक है. तो जो लोग कहते हैं, मतलब जिन फैमिली कोर्ट में जब ऐसे केसेस जाते होंगे तो लड़कियां बहुत इस पर बात करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं कि उन्होंने पति को कहीं देखा, कुछ वैसे हुआ. तो एडल्ट्री को लेकर के एक डिबेट हमेशा से चलती है कि इसको क्राइम कंसीडर करना चाहिए. It was आपका a अपना crime. पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है? अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्राइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? I won't give any comment about it. Means I feel it's an individual call. Every person is very different. ठीक है. आपने जब शादी की है तो उस शादी को निभाने की भी तो थोड़ी सी आप में क्षमता होनी चाहिए ना. तो फिर आपको बाहर क्यों जाना है ना. और ठीक है, अगर आप के बाहर फ्रेंड्स हैं भी, सो यू नीड टू मेक अ बॉर्डर लाइन टिल व्हाट एक्सटेंट आर दोज फ्रेंड्स आर योर्स, है ना. आप उसे किस मेजरमेंट पे देखते हैं. तो हर किसी के लिए एडल्ट्री का अलग मीनिंग है. जैसे कई लोगों के लिए इफ़ यू आर गोइंग इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो एडल्ट्री है. आप अपनी मैरिज से बाहर किसी भी लड़का या लड़की से बात कर रहे हो, कई लोगों के लिए ये भी एडल्ट्री है. आपके 10 दोस्त हैं लड़के, ये भी एक मतलब कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके 10 लड़के दोस्त क्यों हैं, या आपकी 10 लड़कियां दोस्त क्यों हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, एंड हर किसी को बात करना, सोशलाइज होना अच्छा लगता है. और अगर 2 लोग या 3 लोग साथ खड़े हैं तो कुछ तो बात करेंगे ही, और जब बात करेंगे तो उस कन्वर्सेशन का हिस्सा लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं. कहीं पे 2 लोगों की अगर राहें या फिर आप कॉन्वर्सेशंस मैच हो जाती हैं, और अगर वो उसके बाद भी आपस में बात कर रहे हैं या कॉफ़ी पे मिल रहे हैं, तो ये एडल्ट्री नहीं है. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट यू हैव सेड कि शादी से पहले कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. Exactly. इन दोस्त कितने, कैसे हैं, क्या है, कहाँ जाना है. अब सपोज आई टॉक अबाउट माई प्रोफेशन. फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग आई वर्क विद मेन ओनली. आप अगर लड़की भी है ना, तो आपका केस लिखवाने के लिए आपका भाई आएगा, आपका पति आएगा, आपका पापा आएगा, आपका ससुर आएगा. बट लड़कियां बहुत कम दिखेंगी आपको कोर्ट रूम में जाते हुए या पुलिस थाने जाते हुए ना, कि मुझे अपना केस दर्ज कराना है ना, या FIR करानी है. आपकी गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी की सर्विस कराने पापा जाएंगे, पति जाएगा, भाई जाएगा, है ना. राइट. So this is still we are in that society. There are very handful of females who actually take a very strong stand and do the things themselves, from buying a car
to changing a tire, to putting a diesel, to doing everything, to taking it to the workshop, to every part. अगर आपकी गाड़ी कहीं ठुक भी जाती है तो उससे अगर 2 मिनट खड़े होकर लड़ाई भी करनी है तो वो लड़की कर पाए, ये भी बहुत कम लड़कियां हैं. सो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन दैट पार्ट. तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं लड़कों से बात ही नहीं करूँगी और मेरे लड़के दोस्त नहीं हैं तो ये बहुत गलत बात होगी. राइट. सो आई तो वेरी ओपनली से आई हैव 1000 ऑफ फ्रेंड्स. तो व्हाट्स योर स्टैंड कि आपने जब आपकी शादी हुई या आपने किस तरीके से बात की, ये उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां बहुत प्रोफेशनली एक्टिव हैं अपने प्रोफेशंस को लेकर के भी, और वो एक हेल्दी रिलेशनशिप भी चाहती हैं, एक अच्छी फैमिली भी चाहती हैं, बट अपने वर्कोहॉलिक भी हैं, अपने प्रोफेशन को भी बहुत प्यार करती हैं. इसको बैलेंस भी कैसे करें और मेंटेन कैसे करें? So when I was about to get married, I was very clear कि I'll work and my base would always be Delhi. So wherever my spouse would be traveling, I'll go, set up the house, party with him, live with him for some time. But ultimately, I'll be back in my base. That is my nest in Delhi. Because my law firm is here, my work culture is here. I only practice in English. हिंदी हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आई पर्सनली प्रैक्टिस हिंदी, बट हमारे पास दूसरे स्टेट्स में जहाँ हिंदी की ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, वी हैव दी लॉयर्स इन दैट पर्टिकुलर सिटी और स्टेट. तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि आई एम नॉट चेंजिंग माई बेस. नंबर 1. नंबर 2, दैट वॉज वेरी क्लियर कि आई हैव अ हाउस इन दिल्ली, सो आई विल नॉट टेक एनी सेकेंड हाउस जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग कि आई एम गेटिंग मैरिड टुमारो. तो मुझे एक ससुराल का घर होना चाहिए और एक मायके का घर होना चाहिए. दैट वुड बी वेरी फुलिशनेस ऑफ मी कि जब मेरे पास मायके का परमानेंट घर है तो मैं ससुराल की बहू बनने के लिए 50,000 का किराए का घर लूँगी और मैं उस घर में रहूँगी, है ना. सो दैट वॉज वेरी क्लियर कि मैं मायके में ही रहूँगी. जब भी कभी होगा, माई हस्बैंड इज़ कमिंग ऑन छुट्टी एंड ही इज़ इन द टाउन, सो विल गो meet the in-laws, meet the society, do the other curricular activities which are part of our marriage. But I'll be at my base in Delhi. So there were a kind of few things which I was very vocal, and I'm not leaving my job at all. अभी आपने बोला कि इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रही हैं आप. आपको नहीं लगता कि कोर्ट्स की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो थोड़ा सा हिंदी में भी अब ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए? मतलब मैं पर्सनली आपको कह रहा हूँ, जैसे मैं जब कोर्ट्स के अंदर गया और देखा मैंने जैसे डिसीजंस आते हैं, अब 50-50 पन्नों के कोई डिसीजन आया, कोई वर्डिक्ट पूरा, मतलब वकील भी होता है वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है, उसके बाद क्लाइंट बहुत एवरेज है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या वो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन लॉयर अपने वकील पर कि वो क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, और जो जजमेंट आएगा वो भी इंग्लिश में आ रहा है, तो वो तो वकील ही बताएगा उसको ये आया, ये आया. आपको नहीं लगता कोर्ट्स की लैंग्वेज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट को भी समझ में आए, उस बंदे को समझ में आए कि चल क्या रहा है ये पूरा? नहीं, बट हम जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, मतलब टिल द पॉइंट इट इज़ वेरी एग्रेसिव एंड ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स. अदरवाइज हम जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में करते हैं हम मिक्स करते हैं. दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कि हम बहुत ही इंग्लिश में ही सारी हमारी कॉन्वर्सेशंस या हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं. अदरवाइज वट एवर द आर्ग्यूमेंट्स वी डू इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन दिल्ली ऑल्सो, वो हिंदी में भी होती हैं, ऐसा नहीं है. बट ये है कि हमारी फाइलिंग जो है वो इंग्लिश में होती है. और अगर हमारा कोई भी क्लाइंट हमसे समझना चाहता है तो इतना तो क्लाइंट को भी समझ में आता है. कई बार तो क्लाइंट भी खड़े होके मतलब जज को बोल देता है, तो कई बार जज पूछ लेता है हाँ जी आप कौन, तो बोलते हैं कि मैं इसमें भाई मेरा ही केस है ना. तो दैट इज़ देयर. बट जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो ऑब्वियसली लॉ से रिलेटेड होती हैं, जब हम उन पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जब हम उनको कोट करते हैं, that time only it becomes little difficult for a client to understand. Otherwise it is whatever the conversations and whatever the arguments and whatever the proceedings are happening in the courtroom are very much understood. और इसीलिए हम client को बोलते भी हैं कि जब हम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं तो आप प्लीज बैठिए चेयर पे, सुनिए कि क्या हो रहा है, so that you are very well versed with what is happening on each hearing. So you are the internal system of courtroom, जो भी लीगल सिस्टम है. आपको लगता है जस्टिस सिस्टम में या कोर्ट सिस्टम में करप्शन इन्वॉल्व है? व्हाट्स योर टेक ऑन करप्शन? आप किस वे में कहना चाहेंगे? मतलब ऐसा कई बार जजेस पर भी आरोप लगे कि दे आर करप्ट. कोर्ट में ऐसा कहते हैं कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता है, आपको दौड़ भाग करनी है, प्लस आपको पैसा भी खर्चना है, तब आपके सारे काम होंगे. तारीख बढ़ा देना, कैसे डिसीजंस को
चेंज कर देना, ये सारा होता है? नहीं, सी पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा ना। जैसे सपोज आप मेरे पास केस लेके आए, आपने बोला मैं आपको एक्स अमाउंट फीस दूंगा और आप मेरा केस फाइल करो। अब कल को जो कोर्ट फीस लगेगी वो तो आप ही दोगे ना, ठीक है। आपको प्रिंट आउट्स निकलवाने जाना है, ठीक है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है आपको सबमिट करना है, तो वो आप ही तो लाओगे प्रिंट आउट निकलवा के। जो बाकी सारा काम है, जितनी फाइल्स प्रिपेयर करनी है, जिन जिन कोर्ट्स में फाइल करनी है, जहाँ जहाँ जितनी कॉपीज बनानी है, दैट आई विल डू। बट अगर आप कुछ एक्सटर्नल चीज ला रहे हैं और अगर कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो आप ही को करनी पड़ेगी। और डेट ऐसे नहीं शिफ्ट होती है, क्लाइंट भी तो खुद आने से मना कर देता है। देयर हैव बीन सो मेनी फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन टेकिंग द डेट। आप जब केस फाइल करते हैं उसके बाद आपकी नेक्स्ट डेट लगती है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि हाँ आज केस फाइल हुआ है। जब हम सम्मन भेजते हैं तो फर्स्ट टाइम पे तो कोई आपकी अपोजिट पार्टी अपीयर ही नहीं होती है, ठीक है। पहले तो वो सम्मन रिसीव नहीं करेगी, फिर दोबारा से एक बारी आपका वो जाएगा सम्मन, ठीक है। फिर उसके बाद पैसा तो लगा है ना, अब आपने दोबारा से डाक भेजी है तो फिर आपने आईओ को भेजा है, उसका भी है खर्चा। फिर उसके बाद वो कोर्ट में आएगा, पहली डेट चली गई, जब उसमें अपीयर नहीं हुआ तो दोबारा डेट लगेगी। अब जो पार्टी आई है वो तो बोलेगी ना आपने डेट लगवा दी। दूसरी पार्टी में दोनों पार्टीज हुई, उस पर बहस हुई, फिर आप उसके लिए रिप्लाई फाइल करोगे। रिप्लाई फाइल जब आप करने आए हो, दूसरी पार्टी का वकील नहीं आया, अब उसे उसकी रिसीविंग मिलनी थी, ठीक है। तो दिस वे देयर हैज बीन द प्रोसेस। मेरा अब मैं सीधे पूछ लेता हूँ, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कोर्ट्स के ऊपर? सी हमेशा तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं तो आप सिस्टम में रह के वो चीजें करते ही हो ना। अदरवाइज जुडिशरी इज वेरी मच इंडिपेंडेंट। आप ये नहीं कह सकते हो कि जुडिशरी के जितने भी डिसीजंस आते हैं वो तभी आते हैं जब सरकार बोलती है करो तो करो, नहीं कहेगी करो तो नहीं करो, ऐसा नहीं है। जैसे अभी सीजीआई के बहुत एक बयान वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या, सोशल मीडिया पर ऐसा चला कि उनसे पूछा गया क्या गवर्नमेंट का प्रेशर किसी जज के ऊपर होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, और कोई भी सीजीआई नहीं कहेगा। हाँ। कोई भी सीजीआई जो भी जिससे भी आप पूछोगे उसका जवाब यही होगा कि नहीं। तो वो आप क्योंकि आप उस सिस्टम का एक पार्ट हो, तो क्या कभी भी ऐसा लगता है? प्रेशर ऐसे नहीं होता है। सी आप कोई भी डिसीजन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कुछ चीज़ों के लिए कंसल्ट तो करते ही हैं, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। बट अदरवाइज अगर ये कहें कि हमें, अब जैसे सपोज अभी जो डॉग वाला एक इंस्टेंस हुआ था, उसका जजमेंट आया था। अब वो कुत्तों का अगर जजमेंट आया, उसमें लोगों ने उसके लिए PIL डाली है ना, कि आप नहीं ऐसे रिलीज करो, ये करो कि CM बन गई है, ऐसा है वैसा है। वो सिस्टम से नहीं इफेक्ट था, इट वॉज कम्प्लीटली दी, मतलब जस्टिस का डिसीजन आया और उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने, मतलब वी आर टेकिंग बैक, वी आर रिवाइजिंग द जजमेंट, बट उसके साथ बिकॉज हम जब एक जजमेंट लाते हैं, देयर हैव बीन सो मच ऑफ द प्रोसेस दैट इज बीन इन्वॉल्व, इतने सारी मेहनत होती है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और इतना सारा टाइम होता है। पैसा लोग से पहले टाइम होता है। एक तो वैसे ही हमारे पास इतनी पेंडेंसी है मतलब केसेस की, और ऊपर से आप हर चीज़ के लिए एक रिट फाइल कर देते हैं, वी हैव टू रिकंसिडर एवरी जजमेंट। तो जिन लोगों ने ये PIL फाइल करी है उनको ये अमाउंट कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। देयर वॉज अ पेनल्टी। उसके बाद जिन NGOs ने इसके लिए अपील फाइल की थी उन लोगों को भी 1-2 लाख रुपीस का प्रॉपर अमाउंट तो था। रिलीजियस प्रेशर या पब्लिक प्रेशर भी होता है? जैसे कोई रिलीजियस, एक एग्जांपल ले लेते हैं राम मंदिर के लिए, सोशल मीडिया पर बहुत सी ये बहस चली कि जजेस ने इसलिए ये डिसीजन मंदिर के फेवर में दिया होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, हिंदू लोग ये चाहते हैं कि वहां पर मंदिर बने, तो कोर्ट ने उसको ध्यान में रखा और इसलिए शायद ये दिया होगा। अगर ऐसा भी होता है? रिलीजियस प्रेशर होता तो फिर इतना टाइम नहीं लग जाता मंदिर बनने में। भाई रिलीजियस प्रेशर तो आज से थोड़ी ना है, वो तो सदियों से है। और अगर इसी रिलीजियस प्रेशर के अंडर काम करना होता तो जज कब से जजमेंट दे के बैठ गया होता। तो फिर वाई वर दे वेटिंग फॉर दिस गवर्नमेंट टू कम और दिस रिलीजियस सेरेमनीज टू हैपन एंड देन ओनली दे विल गिव द जजमेंट। उन्हें अब उनके सारे जो तर्क वितर्क थे, जिस चीज पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, दे वुड हैव बीन जस्टिफाइड, दैट्स व्हाई द डिसीजन केम एट दिस टाइम। राइट, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक पे आते हैं। अभी बहुत बात चली लेबर लॉ को लेकर के। लेबर लॉ को कैसे देख रहे हो आप? इस पर क्या टेक है आपका? So, whatever the recent shuffling has been done into the laws, like पहले हमारे पास 29 laws थे
और अब उनको सबको प्रिसाइजली 4 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब दे हैव बीन द 4 कैटेगरीज। तो उन्हें मोर मतलब हम कह सकते हैं कि यूनिफाइड वे में बना दिया गया है, थोड़ा सा क्रिस्प हो गए हैं और एक सही तरीके से हम उस पर काम कर पाएँ, तो उस तरह से उन्हें मैनेज कर दिया गया है, ग्रुप बना दिए हैं। तो देयर आर बीन 4 ग्रुप्स, जैसे एक वेजेस का हो गया, एक सोशल सोसाइटी के लिए हो गया, एक आपका इंडस्ट्रीज के लिए हो गया, एक आपका जो ऑक्यूपेशनल सारे होते हैं आपके पीएफ वगैरह वगैरह से रिलेटेड, तो उस चीज़ के लिए दे हैव डिवाइडेड देम इनटू द 4 ग्रुप्स। तो जो आपके पहले 29 लॉज अलग अलग कैटेगरीज में थे, नाउ दे हैव पुट टुगेदर इनटू द 4 अंडर मतलब सबसेक्शंस आई वुड से, है ना। और अब जितने भी उसमें चेंजेस करे गए हैं वो चेंजेस इसीलिए किए गए हैं कि थोड़ा सा स्मूथली काम हो सके। मतलब जैसे कि पहले हमारे वेजेस डिसाइडेड नहीं थे। आप सपोज सेंटर के अंदर किसी मतलब एक मजदूर है जो सेंटर के अंदर कुछ काम कर रहा है, तो उसके मिनिमल वेजेस कुछ होंगे, अगर कोई स्टेट के अंदर काम कर रहा है तो उसके मिनिमल वेजेस कुछ और होंगे। सो नाउ देयर इज बीन अ डिफाइंड मिनिमल वेज कि अगर आप सेंटर में काम करें, पब्लिक में काम करें, प्राइवेट में काम करें, तो आपको इतना वेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ग्रेच्युटी में चेंजेस आए हैं कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप 1 साल के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हैं। पहले ऐसा होता था कि हमें 5 साल किसी कंपनी को देने पड़ते हैं एंड देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेच्युटी। सो दैट इज बीन टर्न टू 1 ईयर, विच इज़ वेरी गुड कि आप 1 साल बाद ही अपनी कंपनी में उस चीज़ के लिए लायबल हैं, आपको वो बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहले ऐसा था कि आपकी कोई भी ट्रेड यूनियंस हैं तो उसमें आपके सपोज 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 लोगों में अगर फीमेल्स हैं या नहीं हैं उससे नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, बट अब हर 20 लोगों के ऊपर एक फीमेल उस ट्रेड यूनियन में होनी बहुत ज़रूरी है, और जो भी आप उस ट्रेड यूनियन में डिसीजन बनाएंगे तो वो उस फीमेल के उसमें नज़र में होना चाहिए। सो शी हैज़ टू बी इक्वली पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग। पहले ऐसा होता था कि अगर 2 ग्रुप्स हैं ट्रेड यूनियन में, एक यूनियन बहुत ऊपर जा रही है, भले ही उसमें चाहे 5 लोग हैं बट उन लोगों का दबदबा काफ़ी आगे है, एक जो 20 लोग वाले हैं उनका दबदबा कम है बट नंबर ज़्यादा है, तो उनकी नहीं सुनवाई होगी। नाउ द ट्रेड यूनियन इज बीन डिफाइंड इन सच अ वे कि जिसमें 51% ऑफ द वोट्स आ गए एंड दैट आर अगेंस्ट दिस पार्टी और दैट पार्टी, दैट इज वैलिड। So there have been certain good changes which has come into the system which will help the laborers to reach and get the better मतलब clarity what are they working on। आप थोड़ा सा सिस्टम को क्विकली रिफाइन कर सकते हो। इतने सारे अभी जो ESIC हमारे जो होते हैं मेडिकल मतलब प्लेसेस हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको जो बहुत ही मिनिमल वेजेस पे आपका काम होता है वो मतलब बहुत ही एक क्लियर क्रिस्टल वे में करने की कोशिश करी जा रही है। सो दिस इज हाउ द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द लेबर लॉ आर क्वाइट गुड। मतलब ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, 8 घंटे का बोला गया है अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा और अगर करेगा तो उसका वो ओवर टाइम पे होगा। एज अ जर्नलिस्ट मैं 8 घंटे इस ऑफिस के लिए दे रहा हूँ, 8 से ज़्यादा भी कर रहा हूँ, सपोज करिए किसी दिन हुआ तो 10 घंटे हो गया, 12 घंटे हो गया, अमूमन हो ही जाता है। अब ऑफिस मुझे ओवर टाइम इसका अगर नहीं दे रहा है तो फिर मैं आपके पास जाऊं और मैं किन पॉइंट्स के बेसिस पे आप मुझे कैसे डील करोगे? मैं एक क्लाइंट हूं आपका और मैंने आपसे ही बोला कि मैं ऑफिस पे ये करना चाहता हूं और ऐसे ऐसे 8 घंटे के बाद का मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, सो हमारा पर वीक 48 आवर्स का एक मतलब टाइम पीरियड है कि 48 आवर्स अ वीक वी नीड टू वर्क, है ना। तो अगर आपके विद इन अ वीक इट इज गोइंग बियॉन्ड 48 आवर्स, है ना, तो वो आप 4 दिन में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज देयर इज अ पॉलिसी इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस कि आप 4 दिन एक साथ काम कर लीजिए 48 आवर्स एंड देन 3 दिन आप छुट्टी मनाइए। कई जगह पे ऐसे है कि आपने 3 दिन इतना कर लिया, 4 दिन इतना कर लीजिए, तो आपका उतना हो गया। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट, बट द मिनिमम अमाउंट इज दैट यू नीड टू कंप्लीट 48 आवर्स। सपोज अगर आप 48 आवर्स के बियॉन्ड काम कर रहे हैं इन अ वीक एंड दैट इज अ ओवर टाइम, सो यू कैन ऑलवेज आस्क योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्स्ट्रा टाइम पीरियड विच यू आर वर्किंग फॉर। ठीक है, अगर सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है तो पहले आपको अपनी HR पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। जो आपकी HR पॉलिसी है, व्हाट डज इट स्पीक्स अबाउट, जो आप साइन करके आए हो ज्वाइनिंग जो के आप टाइम पे। साइन करके आए हो।
सपोज इफ इट स्पीक्स अबाउट इट कि आपको ओवर टाइम का दिया जाएगा, सो यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन इट बैक, गो टू योर सिस्टम, गो टू योर HR मैनेजर एंड देन टॉक अबाउट इट. सपोज इफ ही और शी सेज कि नहीं, वी डोंट हैव एनी सच पॉलिसी एंड दिस इज बीन, तो जो आपका HR एग्रीमेंट है, आप उसके बेसिस पे एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं लेबर कोर्ट में, एंड देन यू कैन फाइट द केस. और पीएफ के केस में अगर पीएफ आपको नहीं कोई कंपनी देती है तो वो बंदा कैसे वो जा सकता आपके है? HR पॉलिसीज में ही होता है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट गिव यू द PF. सो देयर आर सर्टेन ऑफ माई फ्रेंड्स जो एक प्रोफेशनल एग्रीमेंट्स पे भी काम करते हैं. जब आप TDS भरने जाते हैं, सो दे हैव बीन ऑलवेज आस्क कि आपका PF कटता है, ग्रेचुटी कटती है एंड ऑल. तो देयर आर सर्टेन प्रोफेशनल एग्रीमेंट्स ऑल्सो. सर्टेन कंपनीज फॉलो द प्रोफेशनल एग्रीमेंट्स. सो आई विल से बिफोर डूइंग एनीथिंग यू नीड टू चेक योर HR एग्रीमेंट. जो आप एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, और ये तो आपको सबसे पहले तभी चेक करना चाहिए. यू शुड रीड द क्लॉजेज. क्लॉजेज के अंदर भी शैडो क्लॉजेज होते हैं. सो जस्ट गो थ्रू देम, टेक अ डे और टू, अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इट वेरी वेल वर्स्ड विद देम कि व्हाट आर योर कंपनी पॉलिसीज ट्राइंग टू टेल यू, एंड देन साइन इट एंड देन सबमिट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को मांगने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वापस जाते हैं, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये हमसे वापस बैकफायर करने आएगा, तो वो आपको ऐसे अंडरलाइन करके दिखा देते हैं कि ये गलत है. सो गो थ्रू योर पॉलिसीज एंड योर like joining letter very well, understand the clauses, and then if you feel that your HR is not helping you out, ठीक है. you are very much able to go to the labor court. पोस्ट को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसको डील करना है और कैसे पोस्ट को लेकर के क्या एक्ट है? So POSH comes for the protection prevention of the females का मतलब जो sexually assault होता है उसके लिए. And I would say वो हर organization को अपनी मतलब उस POSH कमेटी को इंक्लूड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बट द थिंग इज कि वहाँ पे मिनिमम 10 फीमेल एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए. सो दैट इज़ अ 1 क्लॉज. और उसके बाद जब आप POSH कमेटी बनाते हैं तो उसमें आपका एक लीगल एडवाइसर होता है, एक आपका सीनियर आप ही की कंपनी का होना चाहिए, उसके बाद 2 आपके जूनियर्स होते हैं जो उस POSH कमेटी को बनाते हैं. सपोज इफ़ यू फील कि कोई लड़की है जिसके साथ कुछ गलत हुआ, या शी फील्स समबडी इज हरासिंग हर, ईव टीजिंग, या फिर कोई उसके बगल में उसका जो कलीग है बैठ के ऐसे वीडियो देख रहा है, बट ऐसे मतलब कुछ वल्गर वीडियो देख रहा है और बार बार उसको दिखा रहा है या उसको कुछ गंदे मैसेजेस भेज रहा है. सो शी वेरी मच हैज़ द राइट्स दैट शी कैन गो टू द POSH कमेटी. और अगर वो चाहती है कि वो एनोनिमस रहे, सो शी कैन फाइल इट एनोनिमसली. And if she is not able to file it, her colleagues can file it, her boss can file it. मतलब जिसको भी ऐसा लगता है कि if this person is feeling or is being affected by this, तो they can file the complaint in the POSH committee. And POSH committee has a minimum time period of 90 days, 60 days to give the आपको भी answer. लगता है इंडियन कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड और जजेस भी? Yes, we are. Every day, every court, minimum to minimum have 60 to 70 hearings per day. इसीलिए लोक अदालत होती हैं in which we try to wind up maximum of the cases जो miscellaneous cases होते हैं. मतलब लोगों का अगर एक चालान भी करता है ना, तो वो भी एक केस फाइल कर देते हैं. ऐसे 10 चालान हो गए तो 10 केसेस फाइल हो जाते हैं. So this type of cases we try to bring together and then finish it up in the lok adalat. So every 3 months, 4 months we have lok adalat. तो ये केसेस कैसे जल्दी निपट सकते हैं? मतलब इट इज रिक्वायर्ड टू पोजीशन मोर जजेस? Yes, we do need lot of new recruitments happening in the system. क्यों नहीं हो पा रही है? रीजन? हमारा प्रोसेस बहुत लंबा है. मतलब वी हैव पहले आप प्रीलिम्स देते हो, मेंस देते हो, 1-1.5 साल लग जाता है जजेस के एक अपॉइंटमेंट होने के लिए. और उसके बीच में भी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. सो देयर इज अ होल सिस्टम दैट इज बीन इन्वॉल्व इनटू इट. ओके. सो इफ वी मेक द सिलेक्शन प्रोसेस लिटिल स्मॉलर and quick, I guess we can have more cases getting over by the time. ठीक है. वन लास्ट, अभी आपने बोला ही कि बहुत टाइम, लंबा एक टाइम हो जाता है और बहुत लोग आ रहे हैं इस प्रोफेशन में. मैं देख रहा हूँ कि
लीगल के लिए बहुत सारे बच्चे, अब एक नया जैसे होता था ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब हो गया है वकील बनना है, और बहुत टाइम से चला आ रहा है ये, अभी भी उतनी ही क्रेज है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस पर करा रहे हैं। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या ध्यान में रखना है, उनको क्या सलाह दोगे आप, और वो कैसे टैकल करें, क्योंकि अभी तो दूर से बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें लगती हैं, बट जब आप जाते हो, उसमें एंटर करते हो, तो स्ट्रगल समझ में आता है। उनके लिए क्या कहोगे आप? See, what you see from outside, it's just a illusion. ठीक है, लोग इस प्रोफेशन को इसलिए चूज करना चाहते हैं बिकॉज लोगों को लगता है इट्स अ वेरी इजी एंड अ क्विक मनी मिंटिंग मशीन, मतलब लॉ इज लाइक दैट, बट इट इज नॉट लाइक दैट. आपको बहुत जूते घिसने पड़ते हैं. फर्स्ट, चूज द करेक्ट कोर इन विच यू वांट टू प्रैक्टिस. ठीक है, आपकी स्पेशलाइजेशन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए. उसके बाद with whom are you starting your practice, that is very important. Choose your mentor wisely, because until and unless your mentor is great and is guiding you, you cannot grow ahead. Otherwise you have to do hell lot of compromises to reach onto one platform. So just make two things very clear: what do you want to specialize and what do you want to practice, and number second is your mentor. And don't get fascinated by looking at the outer picture of it, कि आप देखते हो कि अच्छा ये वकील है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मतलब घूम रहे हैं, अच्छे फैंसी क्लोथ्स पहन रहे हैं, और एकदम सूट बूट पहन के दे आर रोमिंग अराउंड एंड डूइंग द थिंग्स. इट इज जस्ट द illusion. Some people do it just to pretend and some people really have it. So don't get like excited and fascinated by looking at those things. कई लोगों की जेब में पैसे नहीं होते हैं, बट दे जस्ट वांट टू पोर्ट्रे दैट पिक्चर सो दैट दे कैन ग्रैब गुड मैटर्स इनटू देयर सेल्फ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है. तो इसीलिए जो दिख रहा है आपको उसे देख के वकालत में ना आए. अगर आप वाकई वकालत करना चाहते हैं तो वकालत में आए. थैंक यू सो मच सुरभि, बहुत सारी बातें हुई लीगल सिस्टम को लेकर के, और इस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें हैं इसको लेकर के भी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मैं बताइएगा. देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस.